हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसके ऊपर सारी की सारी लॉ बेस्ड है। दैट इज़ कॉल्ड प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या होता है, किस तरीके से करनी चाहिए, कोशिश करूँगा कि आज आपको सारी समझ आ जाए सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। ये जो डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग है हैज़ बीन गिवन अंडर द ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब 1908 में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको सीपीसीबी कहते हैं, क्रिमिनल वाले को सीआरपीसी कहते हैं, इसके ऑर्डर 6 एंड रूल 1 में गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लीडिंग शेल मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। बेसिकली ये कहता है कि प्लीडिंग क्या होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है और जो प्लेंटिफ होता है वो रिटन स्टेटमेंट देता है, और जो डिफेंडेंट होता है वो भी अपनी रिटन स्टेटमेंट जो कोर्ट में जमा कराता है उसे प्लीडिंग कहते हैं। चलिए और सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीडिंग क्या होता है, अगर हम वो चेंज करें पैराग्राफ, तो प्लीडिंग आर सच स्टेटमेंट्स विच आर रिटन, जो कि रिटन फॉर्म में होंगी, प्रिपेयर्ड बाय ईच पार्टी, दोनों की दोनों पार्टी, प्लेंटिव पार्टी जो मतलब पीड़ित पार्टी है और जो अपने आप को बचाओ पक्ष जिसको कि हम डिफेंडेंट कहते हैं, दोनों की दोनों पार्टी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं कोर्ट के पास उसे प्लीडिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द केस विल बी डिसाइडेड। ये सारी वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जिसके बेस पे जो केस है वो डिसाइड किया जाएगा। एंड डिफेंडेंट विल सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट। मतलब प्लेंटिफ तो करेगा ही करेगा, प्लेंटिफ मतलब जो पीड़ित पक्ष है जिसके साथ धक्का हो गया, जिसके साथ बुरा हुआ, वो तो करेगा ही करेगा। जो बचाओ पक्ष है जो अपने आप को बचाना चाहता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। वो पक्ष भी, वो साइड भी जो रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में डालेगा उसे भी प्लीडिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट प्लीडिंग इज द जॉइंट नेम ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट जमा करा ले प्लेंटिफ, एंड द रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, जैसा कि मैंने पहले कहा था। इन इंग्लैंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स। भाई हम इंग्लैंड पे कहाँ पहुँच गए, इंग्लैंड पे भाई इसलिए पहुँचे हैं कि ये 1908 में आया था ये, और आधे से ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन अभी भी हम वही फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेज़ हमारे सर पे छोड़ के गए हैं। ठीक है। वट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके मेन मकसद क्या है? टू लिमिट द पार्टीज टू द इशू ऑफ द केस, कि जिस मुद्दे पे वो जमा करवा रहे हैं दोनों के दोनों प्लीडिंग्स उसी मुद्दे पे रहें, इधर उधर ना अपनी जबलियां मारते रहें। ठीक है ना, इधर उधर ना हवाई खेलते रहें। जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे बहस की जाए। दूसरा, टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम द सरप्राइज, कि दूसरी पार्टी को एकदम से कोई सरप्राइज ना दे दे कि भाई ये भी था वो भी था। ठीक है ना, तो कोई नया मुद्दा ना लेके आ जाए, वही जो पुराने मुद्दे जो इन्होंने एफिडेविट फॉर्म में जो या फिर जो प्लीडिंग की फॉर्म में जमा कराए हुए हैं सिर्फ उन्हीं पे बहस करनी। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और रूल्स ऑफ प्लीडिंग सीखते हैं क्या है। टू प्रिपेयर द प्लीडिंग, प्लीडिंग को प्रिपेयर करना एक आर्ट होती है, एक स्किल होता है, एक हुनर होता है। एज द फॉर्म ऑफ प्लीडिंग इज वेरी कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिखना होता है, ये नहीं कि 200 300 500 पेज लिख दिए। एंड वेल कॉन्स्टिट्यूटेड, एक अच्छे तरीके से लिखना होता है। सो इज द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ द केस, केस किस पे डिपेंड करता है कि आप प्लीडिंग कितनी अच्छी तरह से करते हो, कागजात कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो केस को। दिस इज द रीजन दैट द वर्क रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ प्लीडिंग इज एंट्रस्टेड टू द एक्सपर्ट लॉयर्स। इसी वजह से सारे के सारे लोग एक्सपर्ट लॉयर्स के पास जाना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से कागजात को तैयार करते हैं, प्लीडिंग करते हैं। Rules of pleading are mentioned in Rule 216 under order of CPC 1908। जितने भी रूल्स हैं वो 2 से लेकर 16 तक मेंशन किए गए हैं। किसमें? 2 to 16 ऑर्डर के अंदर मेंशन किए गए हैं CPC 1908 के अंदर। अब चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। पहला रूल, ओनली सब्सटेंशियल फैक्ट मस्ट बी मैंशनड द प्लेंट एंड नॉट द लॉ। जो प्लेंट है, प्लेंट के स्पेलिंग गलत हो गए, मैं सही कर लेता हूँ। सिंपल वर्ड्स में स्पीड में कभी बीच बीच में हो जाता है जब मैं फ्लो में लिख रहा होता हूँ ना, एक आधी मिस्टेक। तो ओनली द सब्सटेंशियल फैक्ट मस्ट बी मेंशन इन द प्लेंट एंड नॉट द लॉ। सिंपल वर्ड्स में जो भी आप प्लीडिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ सब्सटेंशियल फैक्ट आने चाहिए कि मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो क्लाइंट है उसके साथ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, सिर्फ सब्सटेंशियल फैक्ट आएंगे। ठीक है, रूल्स नहीं आएंगे। सरकार, आपने कोर्ट को रूल्स नहीं सिखाने
कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसमें ये रूल लगता है, इसमें वो रूल लगता है, वो सरकार कह रहा हूँ, वो कोर्ट खुद ही देखेगी, ठीक है। तो इसको मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओनली फैक्ट्स मस्ट बी मैंशनड, सच फैक्ट्स मस्ट बी मटीरियल फॉर्म में होने चाहिए जो दिखे सबको, ठीक है। द एविडेंस बाय विच सच फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड शैल नॉट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स। जो एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं उनको थोड़ी ना मेंशन करना है हमने, उनको कभी मेंशन नहीं करते, वो तो कोर्ट में प्रूव करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, जो भी फैक्ट्स हैं, उन्हीं को मेंशन करना है। ये चीज़ रूल 2 बताती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट रूल करने की कोशिश करते हैं। नेसेसरी पर्टिकुलर्स मस्ट बी गिवन इन द प्लीडिंग्स। जो भी प्लीडिंग्स है उसमें पूरी की पूरी डेट्स एंड आइटम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे मेंशन होने चाहिए। ये रूल 4 कहता है। थर्ड पॉइंट है द कंडीशन प्रेसिडेंट मस्ट बी मेंशनड। जो कंडीशन है करंटली, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूल 6 क्या कहने की कोशिश करता है, व्हेन एनी कंडीशन प्रेसिडेंट इज टू बी अपोज्ड रिगार्डिंग इट्स कंप्लायंस और हैपनिंग देन सच कंडीशन मस्ट बी मेंशनड। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी कंडीशन है प्रेजेंटली कि किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है या मकान पे कब्जा किया हुआ है, या कोई भी प्रॉपर्टी का केस है या इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको मेंशन करना ज़रूरी है। जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, जिस मुद्दे पे ये सारा का सारा खेल खेला जा रहा है, वो चीज़ मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 4th रूल करते हैं। द इफेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेंशनड। आपने अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ को दिखाता है, फॉर एग्जांपल मेरी ज़मीन किसी ने कब्जे में की हुई है, तो अगर मेरे पास उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट है तो मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वो साथ में अटैच कर दूंगा। व्हेन द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ये रूल 9 कहता है, व्हेन द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर सब्सटेंशियल देन अनलेस एनी पोर्शन ऑफ इट्स मटीरियल द इफेक्ट ऑफ होल डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेंशन ब्रीफली। वही कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है और वो डॉक्यूमेंट आपके केस को थोड़ा सा मजबूत कर रहा है, तो आपको वो ब्रीफली मेंशन करना चाहिए कि भाई ये देखो, ये ज़मीन मेरे नाम पे और ऐसे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इस टाइप का। मैं तो ज़मीन का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ या डॉक्यूमेंट है तो वो आपको ब्रीफली बताना पड़ता है। ये रूल 9 कहता है। रूल 10 कहता है द मेंटल कंडीशन मस्ट बी स्टेटेड बाय द वे ऑफ फैक्ट्स। तो कोई भी जो मेंटल कंडीशन है वो फैक्ट्स के हिसाब से करनी है। फॉर एग्जांपल, व्हेन एनीथिंग लाइक मैलिस, fraudulent intention, knowledge and other conditions of mind of an individual is to be stated if it is material without mentioning the circumstances which have given birth to these things, only the facts should be stated। मतलब आप अपने दिमागी तौर पे ये बता सकते हो कि उसने ये जो काम किया ये फ्रॉडुलेंटली किया है, या आपकी नॉलेज में जो है उस हिसाब से किया है, और मैलिस करने की कोशिश की है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट रूल 11 क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन शुड बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। भाई सिर्फ फैक्ट्स ही करने, गप्पे गुप्पे नहीं मारनी, ठीक है। गप्पे गुप्पे मारोगे वो लेंथ ही चला जाएगा, वो नेगेटिव असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट शुड बी गिवन ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फॉर्म ऑफ द फैक्ट। अगर इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स है, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, तो उस फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, और उस फॉर्म में हम वो सारे जो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे प्लीडिंग में। ये रूल 12 कहता है। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच इज़ प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। रूल 13 ये कहता है कि भाई हमें एक एक रूल बताने की, एक एक फैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो प्रिज्यूम कर लेती है ना लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मतलब बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है जो ज़मीनें थी उसको हड़प कर लिया, तो अगर मैं कोर्ट में बता रहा हूँ कि मेरी ज़मीन के ऊपर ये बैठे हैं, तो ज़मीन के ऊपर ये बैठे हैं, तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ज़मीन को कब्ज़ा करके बैठे हैं और ज़मीन के सारे बेनिफिट्स खा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट ये एज्यूम कर लेगी कि जब कब्ज़ा उन्हीं के पास है तो बेनिफिट्स तो वही खा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है 9th, टू पुट सिग्नेचर ऑन प्लीडिंग बाय पार्टीज एंड हिज एडवोकेट। तो अब ये जो प्लीडिंग तैयार की है, कागजात तैयार किए हैं, इसके ऊपर साइन सुइन भी तो होंगे ना। तो इफ़ द पार्टी इज एब्सेंट, अगर पार्टी एब्सेंट है तो पार्टी के बिहाफ पे कोई और साइन कर सकता है जो ऑथोराइज्ड पर्सन है। तो कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन पार्टी के बिहाफ पे साइन कर सकता है। नेक्स्ट रूल 10, एड्रेस होने चाहिए प्रॉपर पार्टीज़ के
ये रूल 14A कहता है, बिकॉज उनको समन सुमन भेजने पड़ेंगे, सो दैट देयर मे नॉट बी एनी इनकन्वीनियंस इन द सर्विस ऑफ समन्स। समन की वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए कि समन क्या होते हैं, किस किस टाइप से मतलब भेजे जाते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है रूल 15, प्लीडिंग शुड बी वेरीफाइड बाय द पार्टीज कंसर्न। उनको वेरिफिकेशन देनी पड़ती है कि भाई अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये मेरी सारी चीज़ें मुझे पता है और ये जो मैंने बताया है ये मेरी नॉलेज के हिसाब से सही है। तो ये था रूल 11। रूल 12 कहता है प्लीडिंग शुड बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। ठीक है, सब रूल 4 है ये, और रूल 14 के अंडर भी आ जाता है कि जितना भी आपने जो बोला है उसको एफिडेविट होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, ताकि कल को आप मुकर गए तो कोर्ट आपको पकड़ सके कि भाई आपने तो पहले ये बोला था। तो जितने भी आपने प्लीडिंग करनी है उसके सपोर्ट में एफिडेविट्स देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। क्या प्लीडिंग में अमेंडमेंट की जा सकती है? एज पर रूल 17 अमेंडमेंट्स इन द प्लीडिंग कैन बी मेड। इनको चेंज किया जा सकता है, प्लीडिंग में थोड़ा बदलाव लाया जा सकता है, बट कब? नंबर 1, व्हेन न्यू फैक्ट्स एमर्ज आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। केस कर दिया, उसके बाद आपको कोई नई चीज़ पता लगी तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें नहीं है तो मैं प्लीडिंग में ये ऐड करना चाहता हूँ। वेयर देयर इज चेंज इन लॉ, अगर लॉ ही चेंज हो गया उसके ऊपर, ठीक है ना, तो भी आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो प्लीज़ सिंपल लैंग्वेज में लॉ समझने के लिए लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो हो सके तो शेयर भी कीजिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।